सिमरन, अब बताओ मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूं? लड़के के पिताजी 3 बार फ़ोन कर चुके हैं। उन्हें तुम पसंद आ गई हो। लड़का संजय भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। वे हमारे लायक हैं और दहेज में भी कुछ नहीं मांग रहे हैं। अब हम सब तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी राय क्या है? माँ ने चाय का प्याला मेरे पास रखते हुए पूछा। मैं बिना कुछ बोले चाय पीने लगी। माँ मेरे जवाब के इंतज़ार में मेरी ओर देखती रहीं। सच कहूँ तो मैंने इस बारे में अब तक कुछ सोचा ही नहीं था। माँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई 21-22 साल की युवती हूँ तो आप गलतफहमी में हैं। मेरी उम्र अब 23 साल है और जो मुझसे ब्याह करना चाहते हैं उनकी 40 साल है। और अगर आप मन ही मन सोच रहे हैं कि यह शादी करने की उम्र थोड़ी है तो आपसे मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मन में भी यह सवाल उठ चुका है और इसका जवाब मुझे भी अब तक नहीं मिला। इसलिए मैं चुपचाप चाय पी रही हूँ। सभी को अपनी अपनी ज़िंदगी से कुछ उम्मीदें ज़रूर होती है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हर चीज़ को पाने के लिए सही वक्त तो होता ही है। जैसे पढ़ाई के लिए सही समय होता है, उसी तरह शादी के लिए भी सही समय होता है। मेरे ख्याल से लड़कियों को 20 और 25 साल की उम्र के बीच शादी कर लेनी चाहिए। तभी तो वे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का पूरा आनंद उठा सकेंगी। प्यार, मोहब्बत आदि जज्बातों के लिए यही सही उम्र है। इस उम्र में दिमाग कम और दिल ज़्यादा काम करता है, और फिर प्यार को अनुभव करने के लिए दिमाग से ज़्यादा दिल की ही ज़रूरत होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मेरे जीवन में 20 से 25 साल की उम्र संघर्षों से भरी थी। हम खानदानी रईस नहीं थे। शुक्र है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। यदि एक से अधिक बच्चे होते तो हमारी ज़िंदगी और मुश्किल में पड़ जाती। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते थे और माँ स्कूल अध्यापिका थी। दोनों की आमदनी को मिलाकर हमारे परिवार का गुजारा चल रहा था। एक विषय में मेरे माता पिता दोनों ही बड़े निश्चिंत थे कि मेरी पढ़ाई को किसी भी हाल में रोकना नहीं। मैं भी बड़ी लगन से पढ़ती रही, लेकिन हमारी और कुदरत की सोच का एक होना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी घटना घटी जिससे ज़िंदगी से मेरा पूरा विश्वास ही उठ गया। एक दिन दफ्तर में दोपहर के समय 7 काम करने वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर मेरी माँ के स्कूल फ़ोन कर दिया। मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था। मेरे पिताजी किसी भी बुरी आदत के शिकार नहीं थे, फिर भी उन्हें 40 वर्ष की उम्र में यह दिल की बीमारी कैसे लगी, यह मैं नहीं समझ पाई। 3 दिन आईसीयू में रहकर मेरे पिताजी ने अपनी आंखें खोली और फिर मेरी माँ और मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अपना फ़र्ज पूरा किए बिना जा रहा हूँ, मगर तुम अपनी पढ़ाई को किसी भी कीमत पर बीच में नहीं छोड़ना। वही कठिन समय में तुम्हारे काम आएगी। वे ही मेरे पिताजी के अंतिम शब्द थे। पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरी माँ दोनों बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरी माँ इकलौती बेटी थी। उनके माता पिता भी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे पापा के एक भाई थे, मगर वे भी बहुत ही साधारण जीवन बिता रहे थे। उनकी 2 बेटियां थीं, वे भी हमारी कुछ मदद नहीं कर सके। अन्य रिश्तेदार भी एक लड़की की शादी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहती, क्योंकि एक कुंवारी लड़की की जिम्मेदारी
लेना आज कोई आसान काम नहीं है। मेरी माँ ने अपनी कम तनख्वाह से मुझे अंग्रेजी साहित्य में एमए तक पढ़ाया। मैंने एमए अव्वल दर्जे में पास किया और उसके बाद अमेरिका में स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी की। उसी दौरान मेरी पहचान विनायक से हुई। अमेरिका में भारतवासियों की एक पार्टी में पहली बार मेरी सहेली ने मुझे विनायक से मिलवाया। पहली मुलाकात में ही विनायक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वह बहुत ही सरलता से मुझसे बात करने लगा, जैसे मुझे बहुत दिनों से जानता हो। पूरी पार्टी में उसने मेरा साथ दिया। शुरू से ही जब मैंने इस रिश्ते में अपने आप को जोड़ा, उस वक्त से मेरे मन में कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे मालूम था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुझे विनायक के बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया। वह लड़कियों से बात करने में माहिर था और कई लड़कियां इसी कारण उस पर फिदा हो गई थी, क्योंकि जब वह मुझसे बातें कर रहा था तो उस 2 घंटे के समय में कई लड़कियां खुद आकर उससे बात कर गई थी। सभी उसे स्वीट हार्ट आदि पुकार कर गई। इससे मुझे मालूम हुआ कि वह लड़कियों के बीच बहुत मशहूर है। वह काफ़ी सुंदर था, लंबा चौड़ा और गोरे रंग का। उसकी आंखों में शरारत और होठों में हसीन मुस्कुराहट थी। हमारे ही विश्वविद्यालय से एमबीए कर रहा था। उसके पिताजी भारत में दिल्ली शहर के बड़े व्यवसायी थे। विनायक एमबीए करने के बाद अपने पिताजी के कार्यालय में उच्च पद पर बैठने वाला था। ये सब उसी ने मुझे बताया था। मैं विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहती थी और वह किराए पर फ्लैट लेकर रहता था। उसी से मुझे मालूम हुआ कि उसके पिता कितने बड़े आदमी हैं। हमारे एक दूसरे से विदा लेते समय विनायक ने मेरा सेल नंबर मांग लिया। सच कहूँ तो उस पार्टी से वापस आने के बाद मैं विनायक को भूल गई थी। मेरे ख्याल से वह बड़े रईस पिता की औलाद है और वह मुझ जैसी साधारण परिवार की लड़की से दोस्ती नहीं करेगा। उस शुक्रवार शाम 6 बजे मेरे सेल फोन की घंटी बजी। हेलो, मैंने कहा। हाय, दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया। हाँ, वह और कोई नहीं, विनायक ही था। कैसी हैं आप? उम्मीद है आप मुझे याद करती हैं, मैंने हंसते हुए कहा। कोई आपको भूल सकता है क्या? बताइए, क्या हालचाल है? कैसे याद किया मुझे? आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है और उसके लिए जो सज़ा मैं दूंगा वह आपको माननी पड़ेगी। मंजूर है? उसकी आवाज़ में शरारत उमड़ रही थी। इल्ज़ाम? मैंने ऐसी क्या गलती की जो सज़ा के लायक है? आप ही बताइए। मैं भी हंसकर बोली। विनायक ने कहा, पिछले 1 हफ्ते से ना मैं ठीक से खा पाया हूँ और ना ही सो पाया हूँ। मेरी आंखों के सामने सिर्फ आपका ही चेहरा दिखाई देता है। मेरी इस बेकरारी का कारण आप हैं, इसीलिए आपको दोषी ठहराकर आपको सज़ा सुना रहा हूँ। सुनेंगी आप? हाँ बोलिए, क्या सज़ा है मेरी? आपको इस शनिवार मेरे फ्लैट पर मेरा मेहमान बनकर आना होगा और पूरा दिन मेरे साथ बिताना होगा। मंजूर है आपको? जी मंजूर है, कहकर मैं भी खूब हंसी। उस शनिवार मुझे अपने फ्लैट में ले जाने के लिए खुद विनायक आया। मेरी खूब खातिरदारी की। एक लड़की को अति महत्वपूर्ण महसूस कैसे करवाना है, यह बात हर मर्द को विनायक से सीखनी चाहिए। शाम को जब वह मुझे हॉस्टल छोड़ने आया, तब हम दोनों को एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते थे। यही विनायक की खूबी थी। उसके बाद अगले 6 महीने हर शनिवार मैं उसके फ्लैट पर जाती और फिर रविवार को ही लौटती। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे, मगर मैं एक विषय में बहुत ही अस्पष्ट थी।
मुझे मालूम था कि हम दोनों भारत से हैं। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी मिलता जुलता नहीं। हमारी बिरादरी अलग थी, हमारी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल भिन्न थी, जो बड़ी दीवार बनकर हम दोनों के बीच खड़ी रहती थी। शुरू से ही जब मैंने इस रिश्ते में अपने आप को जोड़ा, उसी वक्त से मेरे मन में कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे मालूम था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, मगर जो समय में मैंने विनायक के साथ व्यतीत किया वह मेरे लिए अनमोल था और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मुझे हैरानी नहीं हुई जब विनायक ने बड़ी ही सरलता से मुझे अपनी शादी का निमंत्रण दिया, क्योंकि उस रिश्ते से मुझे यही उम्मीद थी। अगले हफ्ते ही वह भारत चला गया और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। कभी कभी उसकी याद मुझे आती थी, मगर मैं उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होती थी। मेरे लिए विनायक एक खत्म हुए किस्से के अलावा कुछ नहीं था। विनायक के चले जाने के बाद मैं 1 साल के लिए अमेरिका में ही रही। इस दौरान मेरी माँ भी अपनी अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी थी। उन्हें अमेरिका आना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ का सर्दी का मौसम उनके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मैं अपनी पीएचडी खत्म करके भारत लौट आई। अमेरिका में जो पैसे मैंने जमा किए और मेरी माँ के पीएफ से मिले, उनसे मुंबई में 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीद लिया। बाद में मुझे 30,000 मासिक वेतन पर एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। मेरे मुंबई लौटने के बाद मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं इस दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। मगर शादी इतनी आसान नहीं थी। शादी के बाजार में हर दूल्हे के लिए एक तय रेट होता था। हमारे पास मेरी तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर से मेरी माँ का बोझ उठाने के लिए लड़के वाले तैयार नहीं थे। जब मैं अमेरिका से मुंबई आई थी तब मेरी उम्र 25 साल थी। यही शादी के लिए सही उम्र थी। मैं भी एक सुंदर सा राजकुमार जो मेरा हाथ थामेगा उसी के सपने देखती रही। सपने को हकीकत में बदलना संभव नहीं हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में और महीनों सालों में बदलते हुए 3 साल निकल गए। मेरी जिंदगी में दोबारा एक आदमी का प्रवेश हुआ। उसका नाम ललित था। वह भी अंग्रेजी का लेक्चरर था, मगर उसने पीएचडी नहीं की थी, सिर्फ एमफिल किया था। पहली मुलाकात में ही मुझे मालूम हो गया था कि वह भी मेरी तरह मध्यम वर्गीय परिवार का है और उसकी एक माँ और बहन है। उसने कहा कि उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और माँ और बहन दोनों की जिम्मेदारी उसी पर है। पहले कुछ महीने हमारे बीच दोस्ती थी। हमारे कॉलेज के पास एक अच्छा कैफ़े था। हम दोनों रोज़ वहाँ कॉफ़ी पीने जाते। इसी दौरान एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। वह एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी माँ ने मेरी खूब खातिरदारी की और उसकी बहन जो कॉलेज में पढ़ती थी वह भी मेरे से बड़ी इज्जत से पेश आई। इसी दौरान एक दिन ललित ने मुझसे कहा, सिमरन, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए आएंगी? उसका इस तरह पूछना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर फिर मैंने हंसकर पूछा, कोई ख़ास बात है जो मुझे कॉफ़ी पीने को बुला रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस ऐसा ही समझ लीजिए। शाम कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों कॉफ़ी शॉप में गए और एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने उसके चेहरे को देखकर कहा, हाँ बोलो ललित, क्या बात करनी है मुझसे? ललित ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, सिमरन, मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें भी मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे सच में झटका लगा। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ललित इस तरह मुझसे पूछेगा। मैंने ललित के बारे में बहुत सोचा। मुझे तब तक मालूम हो चुका था कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरी शादी के लिए बहुत कम हैं और फिर मेरी माँ को भी अपनाने वाला दूल्हा मिलना लगभग नामुमकिन ही
था। इस बारे में मेरे दिल ने नहीं दिमाग ने निर्णय लिया। मैंने ललित को अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद हर हफ्ते हम रविवार को हमारे घर के सामने वाले पार्क में मिलते। इसी बीच एकाएक ललित 3 दिन की छुट्टी पर चला गया। ललित चौथे दिन कॉलेज आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। शाम को हम दोनों पार्क में जाकर बैठ गए। मुझे मालूम था कि ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, मगर कह नहीं पा रहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो सिमरन, मैंने खुद ही तुमसे प्यार का इजहार किया था और अब मैं ही इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि मेरी एक बहन है। वह किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की एक बिन ब्याही बहन है। उन लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर मैं उनकी लड़की से शादी करूं, तो ही वे मेरी बहन को अपनाएंगे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। मैं 1 मिनट के लिए चुप रही, फिर कहा, फैसला ले ही लिया तो अब किस बात का डर। शादी मुबारक हो ललित। और फिर घर चली आई। 1 महीने में ललित और उसकी बहन की शादी धूमधाम से हो गई। अब ललित कॉलेज की नौकरी छोड़कर अपनी ससुराल की कंपनी में काम करने लगा। इधर संजय से मेरी शादी हुए 1 महीना हो गया है। मेरी ससुराल वालों ने मेरे पति को मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहने की इजाज़त दे दी ताकि मेरी माँ को भी हमारा सहारा मिल सके। इस नई ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे पति एक अच्छे इंसान हैं। मुझे किसी भी बात को लेकर वो परेशान नहीं करते। मेरी बहुत इज्जत करते हैं, औरतों को पूरा सम्मान देते हैं। उनका यह स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। सिमरन, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमारी शादी के बाद तुम पहली बार मेरे दफ्तर की पार्टी में चल रही हो। आज की पार्टी खास है क्योंकि हमारे मालिक के बेटे दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। तुम उनसे भी मिलोगी। जब हम पार्टी में पहुंचे तो कई लोग आ चुके थे। मेरे पति ने मुझे सबसे मिलवाया। इतने में किसी ने कहा, चेयरमैन साहब आ गए। उन्हें देखकर एक क्षण के लिए मेरी सांस रुक गई। चेयरमैन कोई और नहीं, विनायक ही था। तभी सभी को नमस्कार कहते हुए विनायक मुझे देखकर 1 मिनट के लिए चौंक गया। मेरे पति ने उससे कहा, मेरी बीवी है सर। विनायक ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो, शादी कब हुई। मेरे पति उसके सवालों के जवाब देते और फिर वह चला गया। कुछ देर बाद विनायक के पीए ने आकर कहा, मैडम, चेयरमैन साहब आपको बुला रहे हैं अकेले। मैंने चुपके से अपने पति के चेहरे को देखा। पति ने भी सिर हिलाकर मुझे जाने का इशारा किया। विनायक एक बड़ी मेज के सामने बैठा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। विनायक ने मुझे देखकर कहा, आओ सिमरन, प्लीज़ बैठो। मैं उसके सामने बैठ गई। विनायक ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊंगा। मैं हमारी पुरानी दोस्ती को फिर से शुरू करना चाहता हूं, बिल्कुल पहले जैसे। मैं तुम्हारे पति का दिल्ली में तबादला कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें दिल्ली से के किसी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी दिला दूंगा। वह ऐसे बोले जा रहा था जैसे मैंने उसकी बात मान ली, मगर मैं उस वक्त कुछ नहीं कह सकी। चुपचाप वहाँ से लौटकर पति के सामने आकर बैठ गई। उनसे कुछ भी नहीं बोली। टैक्सी से लौटते समय भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। घर लौटने के बाद मेरे पति ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मगर मैंने उनसे सारी बातें कहने का फैसला कर लिया। पति ने मेरी सारी बातें चुपचाप सुनी। मैंने उनसे कुछ नहीं छिपाया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सिमरन, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सब के अतीत में कुछ न कुछ हुआ होगा। अतीत के पन्नों को दोबारा खोल कर देखना बेकार की बात है। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारा अतीत हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हमें उसे महत्व नहीं देना चाहिए। हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए।
विनायक की बातों को छोड़ो, उसका रुपया बोल रहा है। हम कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कल ही अपना इस्तीफा दे दूंगा, दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम चिंता मत करना, छोड़ो और सो जाओ। हर कदम मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर संजय ने मुझे बाहों में भर लिया। उनकी बाहों में मुझे फील हुआ कि मैं महफूज हूँ। इसके अलावा और क्या चाहिए एक पत्नी को। पाठकों, शादी की उम्र ऐसे ही निकल जाते हैं। स्थिति हर किसी के साथ एक जैसी नहीं होती। किसी का प्यार में धोखा खाने के बाद उम्र निकल जाता है तो किसी का जिम्मेदारी निभाते निभाते। आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।